हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। तत्वों का वर्गीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे तत्वों के आखिर वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो हमारे तत्व हैं, एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि ये 1789 में हमारे पास काफी सारी संख्या में मौजूद थे। लगभग कहिए तो 40 से ज्यादा एलिमेंट उस टाइम हमारे पास मौजूद थे। उससे पहले इनकी संख्या कम थी, तो इनका अध्ययन आसानी से कर लेते थे। लेकिन इनके बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने के साथ साथ में इनके अध्ययन करने में दिक्कतें आने लगी। इनका अध्ययन आसानी से नहीं होता था। एक्चुअली इंडिविजुअल सभी का अध्ययन करना पड़ता था। इसके लिए फिर जैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, तो हमारे नए नए साइंटिस्ट आ रहे थे और उन्होंने अपने तरीके से इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए प्रयत्न किए। इनमें से जो सबसे पहला प्रयत्न था 1789 में, सबसे पहले हमारे जो लेवासिय साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा किया गया। उन्होंने जो सबसे पहले हमारा तत्वों का क्लासिफिकेशन है वो धातु और अधातु के रूप में किया। जो हमारा ये था अधातु और धातु, धातु और अधातु, अधातु और धातु लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1789 में सबसे पहले किया गया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, जितने भी उस टाइम में हमारे पास प्रेजेंट में एलिमेंट थे उन सभी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कुछ को अधातु की कैटेगरी में और कुछ को धातु बना दिया। अब लेकिन उनमें से फिर भी कई सारे एलिमेंट ऐसे हमारे पास में बच गए जो धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाते थे। ठीक है, इनके बाद में फिर हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए जिनको हम प्राउड के नाम से जानते हैं। प्राउड, इन्होंने अपनी परिकल्पना दी। इन्होंने कहा कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ऑल एलिमेंट्स आर मेड बाई एच एटम्स, मतलब सभी के सभी हमारे हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बने हुए हैं। ये जो हमारी परिकल्पना थी ये हमें दी गई करीब 1815 में। लेकिन ये जो परिकल्पना थी, ये परिकल्पना हमें ये नहीं बता पाई कि जो हमारे मोलिकुलर वेट्स हैं एलिमेंट्स के, वो फ्रैक्शन में क्यों आते हैं। इसके बाद में हमारे जो तीसरा जो हमारे क्लासिफिकेशन है वो दिया गया डोबे राइनर के द्वारा। डोबे राइनर का त्रिक मॉडल लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। इनके द्वारा जो हमारे डोबे राइनर साइंटिस्ट है ये दिया गया हमारा करीब 1829 में। इसमें इन्होंने कहा कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं अगर हम लोग उनके समूहों के त्रिक बनाएं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसका जो मोलिकुलर इसका जो एटॉमिक क्या कहते हैं एटॉमिक वेट होता है वो 7 होता है, इसका 23 और इसका 39। अगर हम लोग इनमें से पहले और तीसरे एलिमेंट का औसत निकालें 7 + 39 डिवाइड बाई 2, ये तो औसत होगा। भाई दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आता है एक तरीके से 23। मतलब इनका जो वेट है वो 23 आएगा इस तरीके से। और एक एग्जांपल वो ले सकते हैं जैसे कि Cl, Br और I का। यहाँ आप जानते हैं कि जो Cl का एटॉमिक वेट होता है वो 35.5 होता है और इसका 80 होता है और इसका 127 होता है 127। अगर हम लोग यहाँ भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2, तो ये कैलकुलेट करके आएगा हमारा 81.25। ठीक है, लेकिन ये लगभग हमने बराबर कहा है तो उसके आसपास ही आएगा कुल मिलाकर के। तो इस तरीके से इन्होंने अपने त्रिक बनाए और उनको बनाने के बाद में कहा कि अगर पहले और तीसरे एलिमेंट का हम लोग
औसत निकालें तो वो हमारे बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर आएगा। लेकिन इस परमाणु मॉडल इसकी जो ये परिकल्पना है या फिर ये जो इनका त्रिक मॉडल है, इसमें ये सभी एलिमेंट के त्रिक नहीं बना पाए, इसलिए इनका वर्गीकरण भी कोई खास ज्यादा सफल नहीं रहा। इसके बाद में फिर हमारे चौथे नंबर पर आए ड्यूमा साइंटिस्ट। ड्यूमा सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी, इन्होंने क्या काम किया, ये हमारा आया करीब 1853 में। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास में ये जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से कुछ जो एलिमेंट है वो ऐसे हैं उनके परमाणु भार आपस में सजातीय श्रेणी का संबंध दिखाते हैं। इन्होंने ये बात कही। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और आर्सेनिक की। इसमें इसका 14 होता है, इसका 31 और इसका 75। अगर हम लोग इसमें संबंध निकालें तो ये 14 हो गया जैसे कि, और यहाँ पे तो ये 14 प्लस 17 आएगा, इसको डिवाइड करें और तो ये आएगा 14 प्लस 17 प्लस 44, इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग इसको ए मान लें तो ये ए है, ये भी ए है, और ये बी है तो ये भी बी है, और ये सी। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी करके कुछ इस तरीके की एक सीरीज बनती है। इन्होंने कहा कि इस तरीके से इनके परमाणु भारों में कुछ सजातीय श्रेणी वाला संबंध होता है, लेकिन ये भी कुछ ज्यादा खास सफल नहीं रहा। इनके बाद में हमारे जो साइंटिस्ट है न्यूलैंड, वो हमारे करीब 1964 में आए, सॉरी 1864 में 1864 में 1864 में न्यूलैंड आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर हम लोग इन एलिमेंट्स की एक सीरीज बनाएं, मतलब इनका वर्गीकरण करें कुछ इस तरीके से, जैसे कि कहा कि जो हमारे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। और इन्होंने कहा कि अगर हम लोग इनको इस तरीके से व्यवस्थित करें तो हर 8वां एलिमेंट, वो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद में जो 8वां एलिमेंट है वो पहले वाले तत्व के साथ गुणों में समानता दिखाता है। मतलब जो लिथियम है उसके प्रॉपर्टी सोडियम से मिलती है। ठीक ऐसे ही अगर नीचे की तरफ जाए हम लोग 7 एलिमेंट के बाद में फिर 8वां एलिमेंट ऐसा ही आता है। तो इन्होंने इसको, क्योंकि ये हर जो रिपीटिशन है 7 अक्षरों के बाद में हो रहा है, तो इन्होंने इनको संगीत के सुरों से परिभाषित किया या फिर कंपेयर किया, जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, इससे। लेकिन ये जो हमारा क्लासिफिकेशन था ये केवल इन 3 आवृत्तों तक ही सीमित रहा, या 3 श्रेणी तक ही, पंक्तियों तक ही सीमित रहा। इसके बाद के जो हमारे एलिमेंट है वो वाले एलिमेंट इस क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि जो हमारा तीसरे के बाद में आते हैं उसमें कहीं 32 और फिर आगे एलिमेंट संख्या में बढ़ जाते हैं, तो ये वहां पे सफल नहीं हो पाया। इसके बाद में लोथर मेयर ने हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया तत्वों का, और इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या काम किया, लोथर मेयर की बात करते हैं। आइए, लोथर मेयर ने 1869 में लोथर मेयर इन्होंने वक्र खींचा, लोथर मेयर का वक्र, इसको नाम से ही यही जाना जाता है, वक्र, लोथर मेयर का वक्र वाला मॉडल। ये क्या कहता है, इन्होंने एक साइड में हमारे जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो ले लिए तत्वों के, एलिमेंट्स के,
एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरी साइड में एटॉमिक वेट। इस तरीके से, और फिर उनके बीच में ग्राफ खींचना शुरू कर दिया। इन्होंने ग्राफ खींच करके बताया कि जो हमारे एलिमेंट हैं उनमें से कुछ हमारे एलिमेंट पीक पे आते हैं और कुछ बॉटम में आते हैं। इस तरीके से इन्होंने वक्र बनाया, तो इन्होंने पाया कि जो हमारे अक्षार धातु हैं, प्रबल अक्षार धातु हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये जब हम लोग इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये पीक के जस्ट ऊपर आते हैं, ठीक है। और इनमें से जो हमारे कुछ जो प्रबल अम्लीय तत्व हैं वो इस पीक के नीचे आते हैं, मतलब चढ़ते हुए भाग में आते हैं, यहाँ पे इस जगह। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, लीजिए, तो ये हमारा क्लोरीन हो गया यहाँ पे, इधर फ्लोरीन, सॉरी ब्रोमीन, और इधर आयोडीन। इस तरीके से ये बढ़ते हुए भाग में आते हैं। लेकिन जो हमारे दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, वो सारे के सारे इन बॉटम वाले हिस्से में आते हैं इस तरीके से। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो ये भी ज्यादा सफल नहीं रहा। और इसके बाद में 1869 में ही जो हमारी पॉपुलर जो आवर्त सारणी है मेंडलीव की सबसे पहली, वो आई, वो मेंडलीव के द्वारा दी गई, जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे पहले से ही बना रखी है सेंटर में, ठीक है। इस आवर्त सारणी के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे उस टाइम में प्रेजेंट एलिमेंट थे करीब 58, यहाँ करीब 89 में, सॉरी 1869 में हमारे पास में करीब 58 एलिमेंट मौजूद थे। और इन एलिमेंट को मेंडलीव ने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हाइड्रोजन का 1 है, फिर आगे कोई एलिमेंट नहीं है, फिर 7 हो गया लिथियम का, ये फिर 9.4 है। तो इनको बढ़ते हुए क्रम में मैंने इस तरीके से लिख दिया है। 3 सीरीज मैंने लिखी है खाली, बाकी नीचे मेंशन नहीं किया है, यहां तक कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इन्होंने जितने भी हमारे पास में उस टाइम में एलिमेंट मौजूद थे, उन्होंने माना कि परमाणु का जो भार है वो आपस में इनके गुणों से संबंधित है, इसीलिए क्यों नहीं इनको तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। जैसे ही उन्होंने इन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो ये श्रेणी बन करके आई उनके पास में। और इस श्रेणी के अंदर आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ 8 समूह बनाए गए हैं, और साइड में ये जो अक्षैतिज पंक्तियां हैं ये इसमें 12 मौजूद थी। और इस जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी साबित हुई, क्योंकि इसमें तत्व इस तरीके से स्थापित हो गए थे कि अगर हम लोग पहले एलिमेंट को अगर स्टडी कर ले तो उसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती थी। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, इसकी वैलेंसी 1 है तो इन सभी की वैलेंसी 1 है। अगर सभी हेलोजन के साथ में, ये हेलोजन के साथ में क्रिया करता है तो ये सभी के सभी हेलोजन के साथ में क्रिया करते हैं। और अगर ये सभी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करते हैं तो ये भी करता है। मतलब ये कि एक के बारे में जानकारी इकट्ठा करो तो लगभग उस कॉलम के सभी एलिमेंट के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। ये चीज यहाँ पे आपको देखने में मिल जाती है। और मेंडलीव के द्वारा कहा गया कि इस आवर्त सारणी में बहुत सारे खाली स्थान जो छोड़े हुए हैं, उसका मतलब ये है कि इस श्रेणी में या इस आवर्त सारणी में उन स्थानों पर दूसरे एलिमेंट खोजने के बाद रखे जाएंगे। ये बात प्रूव भी हुई, ठीक है। इस तरीके से तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आवर्त सारणी रही है।
इसको मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं हम लोग। इसके कुछ दोष भी थे, जैसे कि इस आवर्त सारणी के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनको प्रॉपर स्थान देने के लिए परमाणु भारों के साथ में छेड़छाड़ की गई। मतलब वो परमाणु भार पहले ज्यादा थे लेकिन बाद में उनको संशोधित करके कम किया गया। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, जो ये बेरिलियम है, पहले इसका एटॉमिक वेट हमारा 13.5 था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 9.4 लिखा हुआ है। इसको संशोधित करके ही लिखा गया है। इस तरीके के यहाँ पे और भी कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं। और इस आवर्त सारणी के अंदर जो हमारे समस्थानिक और समभारिक है उनको स्थान नहीं दिया गया है। इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनमें से जो पहले रखा हुआ एलिमेंट है उसका परमाणु भार ज्यादा है और बाद वाले का कम है, जबकि इसको पहले लेना चाहिए था और ऊपर वाले को नीचे लेना चाहिए था। इसमें कहीं कहीं पे इस तरीके की भी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई। और इसके बाद में जैसे कि आप लोग जानते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी आई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।